ब्रजेंद्र जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत बहुत बढ़िया और लोगों का बहुत अपार जन समर्थन इस बार मिल रहा है। आज आपके यहाँ पर राहुल गांधी की रैली भी थी, अच्छी खासी भीड़ भी थी। लोगों को लग रहा है कि उनको डिसअपॉइंट किया है बीजेपी ने। डिसअपॉइंटमेंट जो है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी की संज्ञा दे लें, वो बहुत तीखी है इस बार हरियाणा में। और ये तीखी अब से नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया। बीजेपी तो 2019 में भी बहुत अच्छी तरह से हार सकती थी। बीजेपी के प्रति उस समय भी इतना ही गुस्सा था जितना अब है। अब तो शायद वो कई गुना और बढ़ गया होगा और उसका खामियाजा जो था वो हमें भी भुगतना पड़ा था उस असेंबली चुनाव में। ये बात वहाँ ख़त्म नहीं होती कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। पूरा किसान आंदोलन था। जिस प्रकार की भाषा जेजेपी ने इस्तेमाल की उसके अंदर उनकी लीडरशिप ने, उतनी तीखी भाषा तो शायद बीजेपी के किसी लीडर ने भी नहीं की। यहाँ पर शैलजा जी नाराज नजर आई। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में बोला भी कि नहीं ठीक है, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी है। आपको लगता है इसका राजनीतिक नुकसान होगा थोड़ा सा जमीन पर? नहीं, देखिए, वो ठीक है कि कुछ समय के लिए लोग इस तरह की चर्चा करते हैं और बीजेपी तो इसको दूसरे स्तर पर ही लेगी। हाँ, उन्होंने तो न्योता दे दिया। तो शैलजा जी ने उनको ऐसा दो टूक जवाब दिया एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में। हाँ। तो उसके बाद वो बीजेपी वाले शांत हो गए। राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले तो विपक्ष ऐसा लगता था है ही। आज के दिन बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो पहले 2 टर्म्स में थी मोदी जी के शासनकाल में। अब और कृषि कानून तो एक वो चीज़ है जो जिसमें दोबारा से यदि हाथ डालेंगे तो बहुत बुरी तरह से जलेंगे। आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त हिसार में हैं और एक बहुत हॉट सीट है, उसका नाम है उचाना। और उस उचाना की हॉट सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो हैं चौधरी विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी से हमने पहले भी बात की है। विजेंद्र सिंह जी पहले बीजेपी के सांसद थे 2019 में, फिर छोड़ के आए और अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब उचाना की सीट इसलिए थोड़ा हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लड़ रहे हैं, जिनकी जो है नैया थोड़ा डोल रही है, डामाडोल है। विजेंद्र जी के अगर आप बताएं, उनके पिता सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, बीजेपी में मंत्री रहे, पहले कांग्रेस में थे, वापस कांग्रेस में आ गए। और कहा जाए तो आप सब लोग सुनते होंगे सर छोटू राम का नाम, तो उस परिवार से हैं चौधरी विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, हम लोग पहले बात कर चुके हैं और लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो उम्मीदवार है बड़ा पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, जेएनयू से पास आउट हैं और डिफेंस कमेटी में थे और अग्निवीर के काफ़ी क्रिटिकल रहे सरकार में भी। उन्होंने बताया था कि कैसे अग्निवीर पर बातचीत नहीं हुई। विजेंद्र जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत बहुत बढ़िया और लोगों का बहुत अपार जन समर्थन इस बार मिल रहा है और कांग्रेस एक बहुत बड़े बहुमत की ओर बढ़ रही है, चाहे आप उचाना की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें। मैं आपसे पूरे हरियाणा की बात भी करूंगा क्योंकि आज आपके यहाँ पर राहुल गांधी की रैली भी थी, अच्छी खासी भीड़ भी थी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस बार एक मजबूत विकल्प बनकर के सामने आ रही है बीजेपी के सामने? कारण क्या किसान आंदोलन है या फिर लोगों को लग रहा है कि उनको डिसअपॉइंट किया है बीजेपी ने? डिसअपॉइंटमेंट जो है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी की संज्ञा दे लें, वो बहुत तीखी है इस बार हरियाणा में। और ये तीखी अब से नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया। इसका लोगों को उस समय समझ में नहीं आया। 2019 में भी हालात ऐसे ही थे, लेकिन वो समझ में तब आया जब चुनाव ख़त्म हो गया और जब रिजल्ट आए, तब लोगों को लगा कि ये तो बीजेपी तो 2019 में भी बहुत अच्छी तरह से हार सकती थी। लेकिन उसको उस समय शायद एक नैरेटिव ऐसा गढ़ दिया गया था कि किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन लोगों ने मन बना रखा है और मन ये बहुत लंबे समय से बना रखा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 3 या 6 महीने की कोई बात है। बिल्कुल इसके अंदर किसान आंदोलन की जो भूमिका रही है और जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक रोष व्याप्त है, और इसमें सिर्फ किसान वर्ग नहीं है, इसमें पूरा कमेरा वर्ग है, पूरा हमारा जो दलित या पिछड़ा वर्ग जो है, उसमें भी बहुत ज़्यादा निराशा है बीजेपी के प्रति। और आप ये पाएंगे कि बीजेपी का जो प्रयास है पूरे चुनाव को जातिगत आधार पे उसका ध्रुवीकरण करने का, वो संभव नहीं होगा इस बार, क्योंकि समाज का करीब करीब हर वर्ग या तबका जो है वो उनके 10 साल के शासन से त्रस्त। विजेंद्र जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपकी मदर लड़ी थी दुष्यंत के अगेंस्ट जी। आपकी भी बहुत प्रोमिनेंट फैमिली है, बहुत पुरानी, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, दुष्यंत की फैमिली भी है।
क्या वजह वजह रही कि उन्होंने दुष्यंत को चुना और आपकी फैमिली को नहीं चुना, आपकी मदर को नहीं चुना पिछली बार? नहीं, पिछली बार वही था बिकॉज मेरी माँ जो थी और हम उस समय बीजेपी में थे, मैं बल्कि बीजेपी सांसद बने मुझे 4 महीने ही हुए थे जब ये इसी प्रकार से असेंबली का चुनाव आया। और जो मैंने कहा कि बीजेपी के प्रति उस समय भी इतना ही गुस्सा था जितना अब है। अब तो शायद वो कई गुना और बढ़ गया होगा, और उसका खामियाजा जो था वो हमें भी भुगतना पड़ा था उस असेंबली चुनाव में। बहुत बड़ी हार हुई थी, इतनी बड़ी हार हमारी कभी इस हल्के में नहीं हुई। तो और दूसरा वो था कि दुष्यंत का वो एकदम से सीन पे इमर्ज किए, और कुछ ही कह लीजिए हमारा जो पूरी बेल्ट है ये जींद वाली, इस पर चौधरी देवीलाल का बहुत प्रभाव रहा है। उनका बड़ा एक वोट बैंक हमेशा से यहाँ रहा है, और उनको दुष्यंत में संभावनाएं नज़र आई, उसमें वो दूसरा देवीलाल देखते थे, और एक बार उसी इमोशन में वो सारे के सारे बह गए, और उसको लोगों ने तो उसको बड़ा नेता बनाने की राह पे डाल दिया था, लेकिन वो अपना रास्ता भूल गया। नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने अपना बहुत नुकसान किया? आप भी बीजेपी के साथ थे उस वक्त, फिर वो बीजेपी के साथ अलायंस कर गए। बिल्कुल, देखिए उनको जो वोट मिला था वो विशुद्ध तरीके से एंटी बीजेपी वोट मिला था। जो सेंटिमेंट था वो बीजेपी विरोध का था, और सिर्फ उचाना ही नहीं, उनके जो 10 कैंडिडेट जो जीते थे उनमें से 8 इसी एक एरिया से। मतलब ऐसा था जैसे एक ही जगह फ्लड आ गया हो। तो लोगों ने बीजेपी विरोध का, क्योंकि उनके अंदर उन्हें संभावना नज़र आई थी बीजेपी को हराने की इस इलाके में, जहाँ तक कांग्रेस का असर कह लीजिए या हुड्डा जी का असर कह लीजिए, वहाँ पे उनको वोट दिया। बड़ा स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई थी वो, और इस वाले इलाके में दुष्यंत को बहुत भारी संख्या में वोटर्स, शायद लोग देवीलाल के वो देवीलाल वंशज को जिंदा रखना चाहते थे पॉलिटिकली। हाँ, नहीं बताया ना, देवीलाल की छवि देखते थे उसके अंदर वो, तो उस नाते उनको बहुत समर्थन दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक हिसाब से कह लीजिए राजनीतिक विश्वासघात किया उनके साथ। सिर्फ ये बात वहाँ ख़त्म नहीं होती कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जो उसके बाद का जो घटनाक्रम है, ख़ास तौर पे जो पूरा किसान आंदोलन था, जिस प्रकार की भाषा जेजेपी ने इस्तेमाल की उसके अंदर, उनकी लीडरशिप ने, उतनी तीखी भाषा तो शायद बीजेपी के किसी लीडर ने भी नहीं की। अब तो हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। इसीलिए मांगनी पड़ रही है कि देखिए, इसमें मैं हमेशा एक आपके वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, मैं उनको कोट करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि किसी भी नेता से किसी भी कारण यदि नाराज़गी हो जाए लोगों की, वो नाराज़गी दूर फिर भी हो सकती है, लेकिन यदि आप लोक निंदा का पात्र बन जाएं, उसके बाद वापसी करना असंभव सा काम हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास यदि आप तोड़ते हैं वो बहुत घातक है राजनीतिक तौर पर। ये तो चलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की, मैं कुछ बड़े मुद्दों से बात करता हूँ कि आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? आपने जैसे शुरुआत में पहले सवाल में कहा कि भाई कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन हम कुछ एक आध क्रिटिकल सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस में भी बहुत फ्रैक्शंस नजर आते हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है, और जो सच बात है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने टिकट बंटवारे में अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए बुलडोज किया, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब इलेक्शन का समय आता है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब आम तौर पे बहुत लंबे समय से बहुत वरिष्ठ पदों पे रहे हुए होते हैं, चाहे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में, और कांग्रेस तो बहुत लंबे समय तक क्योंकि सत्ता की पार्टी रही है, तो हर बड़े नेता का एक अपना दायरा होता है, एक प्रभाव का क्षेत्र होता है, उनके साथ उनके साथी जुड़े होते हैं, लीडर्स जुड़े होते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल व्यवहारिक सी बात है कि हर नेता अपने जो उसके समर्थक हैं या जो उसके शुभ चिंतक हैं, उनके लिए प्रयास करता है जब इलेक्शन का समय आता है, तो कि इनको क्योंकि राजनीतिक शक्ति मिलने का एक ये भी आधार रहता है कि आपको एक प्रतिनिधित्व मिले पार्टी के अंदर, और वो फिर ऊपर सरकार में भी दर्शाया जाए। तो चाहे हुड्डा जी हों या कोई और वरिष्ठ नेता हों कांग्रेस के, सब कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर शैलजा जी नाराज़ नज़र आई? उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में बोला भी कि नहीं ठीक है, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी है। हुड्डा साहब के टिकट बंटवारे को लेकर के उन्होंने नाराज़गी ये जाहिर की। आपको लगता है इसका राजनीतिक नुकसान होगा थोड़ा सा ज़मीन पर? नहीं, देखिए, वो ठीक है कि कुछ समय के लिए लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, और बीजेपी तो इसको दूसरे स्तर पे ही लेगी। हाँ, उन्होंने तो न्योता दे दिया। तो शैलजा जी ने उनको ऐसा दो टूक जवाब दिया एक टीवी चैनल के
कार्यक्रम में, हाँ। तो उसके बाद वो बीजेपी वाले शांत हो गए। नहीं तो उन्होंने तो ऐसा बना दिया था जैसे उनका इलेक्शन का मुद्दा ही है वो। कि शैलजा जी के साथ हाँ, अनदेखी हुई हाँ, है, दलित की बेटी है। क्योंकि वो अपने 10 साल के शासन की बात नहीं करना चाहते, वो उस समय की बात नहीं करना चाहते, तो वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिससे किसी प्रकार से अपने आप को चुनावी अखाड़े में वो मजबूत कर सकें। तो शैलजा जी वरिष्ठ नेता हैं और बिल्कुल उनकी बहुत बड़ी भूमिका हरियाणा के इलेक्शन में रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज राहुल जी का जो असंध में फंक्शन था, वहाँ सब स्टेज पर थे लीडर्स जितने हैं, तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए लोकसभा से पहले भी यही चल रहा था। कांग्रेस के लिए तो हमेशा ही होता है, हाँ, कोई नई बात वो हर स्टेट में होता है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो सब एक हो जाते हैं और अपना सब अपने अपने जो भी जिसका क्षेत्र है या छोटा बड़ा जितना भी है उसमें लगते हैं सारे के सारे पूरी हिम्मत के साथ। सर, आपकी कांग्रेस को आपको पता नहीं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं आप न्यूज़, वैसे आप चूंकि टेक सेवी हैं, ट्विटर फॉलो करते होंगे। कांग्रेस के लिए एक बहुत स्टार प्रचारक आई है मार्केट में, वो पता है कि नहीं? उनका नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत, हाँ ठीक बात है। तो नहीं, मैं इसको हालांकि आपने इसको मजाक के हिसाब से कहा, लेकिन वो कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं नहीं, उसको आप सिर्फ एक किसान आंदोलन की दृष्टि से देख रहे हो। ये है बीजेपी का खतरनाक खेल। उन्होंने पहले भी किसान में जाति ढूंढ ली थी और अब फिर वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये मानना है, कंगना रनौत जो कहती है वो अपनी मर्जी से नहीं कहती। अच्छा, ये बाकायदा डिक्टेटेड चीज़ें हैं पार्टी की तरफ से कि एक बार बुलवा दो फिर माफ़ी मंगवाते रहेंगे। टेस्ट द वाटर्स या उस चीज़ को छोड़ दो लोगों में, उसके बाद विड्रॉ करते रहते हैं। तो ये तो खैर एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो अब सबको समझ में आ चुकी है इनकी। तीनों कृषि कानून, ऐसा नहीं कि कंगना नहीं बोला है, बीजेपी के और दूसरे नेताओं ने भी समर्थन किया है। एक एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के ही नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने भी कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। एक आध और बीजेपी लीडर्स का बयान आया है। अगर तीनों कृषि कानूनों की तरफ बढ़ती है सरकार, और चूंकि अभी तो वो उन्होंने कंगना से माफी मंगवा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी सीए को लेकर के भी उन्होंने उस वक्त प्रदर्शन हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव से ठीक पहले सीए इम्प्लीमेंट कर दिया था। और भी ऐसे तमाम पॉलिसीज हैं। क्या रहेगा आप लोगों का रुख? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे और पूरी तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन ले आएंगे तो फिर ले ही आएंगे। उन क्या कर सकते हैं आप लोग उस वक्त? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों की? स्ट्रैटेजी देखिए ये है कि अब जो विपक्ष है वो राजनीतिक तौर पर बहुत सशक्त है। पिछली जो टर्म थी उसमें विपक्ष जो था वो सही मायने में बहुत कमज़ोर था, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले तो विपक्ष ऐसा लगता था है ही नहीं। कम से कम राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र नहीं आ रही थी किसी भी स्तर पे। लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा एक पहला ऐसा मैं मानता हूँ एक टर्निंग पॉइंट था, ख़ास तौर पे कांग्रेस की कह लीजिए या विपक्ष की जो राजनीति है देश में, वो वहाँ से दोबारा से उसमें उभार आना शुरू हुआ। तो अब बीजेपी देखिए, वैसे तो सरकार है, सरकार जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है, लेकिन उसके लिए अब उन चीज़ों को पॉलिटिकली हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और कृषि कानून तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने तो वो 3-4 कानून आपका कौन सा था, ये वक्फ था, नहीं वक्फ था, फिर ये ब्रॉडकास्ट बिल था, तो वो सारे के सारे या तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में भेज दिए या विड्रॉ कर लिए। ये फिर लेटरल एंट्री तो बहुत ही छोटा मुद्दा है कंपैरेटिवली, उसमें भी वो एकदम से बिदक गए और हाथ एकदम से खींच लिया। राहुल गांधी के एक बयान के आने के बाद ही वो मतलब उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो आज के दिन बीजेपी की वो स्थिति नहीं है जो पहले 2 टर्म्स में थी मोदी जी के शासनकाल में। अब और कृषि कानून तो एक वो चीज़ है जो जिसमें दोबारा से यदि हाथ डालेंगे तो बहुत बुरी तरह से जलेंगे। राजेंद्र जी, ये बताइए कि चूंकि आप बीजेपी में भी रहे हैं, आप उनकी लीडरशिप में मुलाकात वगैरह वगैरह, भले ही आप ऑड मैन आउट रहे हो, पहले आपने इंटरव्यू में हमसे कहा था, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ती है। कांग्रेस भी लड़ी रही है, लेकिन राहुल गांधी काफी देर से आए। मोदी जी अपनी रैली में बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, किसानों की, वो बोलते हैं कि गणेश जी को अरेस्ट कर लिया कर्नाटका में, वो बात करते हैं हिमाचल की बात करते हैं, अमित शाह आते हैं यहाँ पर, वो शैलजा की बात करते हैं। तो उनके जो नेता हैं वो वापस से वो एक कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में किसी तरीके से, क्योंकि शायद दलित और जाट
अमूमन हमने देखा 2019 के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में साथ वोट नहीं किया। ये एक कड़वी रियलिटी है। क्या लग रहा है कि इस बार जो बीजेपी कोशिश कर रही है वो आप लोगों को समझा लेंगे और वो जो जाट बनाम नॉन जाट हो जाता है वो ना हो? देखिए, यही दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी 10 साल राज करने के बाद भी ये नहीं कह रही कि उन्होंने उस 10 साल में किया क्या है जिसके ऊपर वो वोट मांगे। आपने यदि पीछे फॉलो किया हो, प्रधानमंत्री जी की एक रैली थी, रैली क्या खैर जनसभा थी छोटी सी, शायद उनके अब तक के प्रधानमंत्री काल की सबसे छोटी पब्लिक मीटिंग जो थी कुरुक्षेत्र में थी। हाँ। और उसमें वो दिलचस्प चीज़ जो थी सबसे ज़्यादा वो उनका भाषण था। वो भाषण इस प्रकार का था जैसे वो ये दिखाना चाह रहे हो कि नायब सैनी जी मार्च के महीने में नहीं मुख्यमंत्री बने, वो तो 10 साल से मुख्यमंत्री वही हैं। कहने का मतलब ये कि 9.5 साल जिस व्यक्ति ने राज किया, बीजेपी सरकार जो थी, उसको वो चाहते हैं कि लोग भी भूल जाएं, हम तो भूल ही गए। मेन बैकड्रॉप जो था स्टेज का, उसके ऊपर मनोहर लाल जी की तस्वीर तक नहीं थी। तो अभी भी आप कैंपेन में भी पाएंगे मनोहर लाल जी आपको टीवी पे और उस तरह से नजर शायद आ जाएं। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन उनकी कैंपेन नहीं कर नहीं रहे, उनको कराया नहीं जा रहा जानबूझ के। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो उस स्थिति में बीजेपी को किसी भी प्रकार की ना तो कोई सोच दे पा रही है, ना कोई ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको वो गिना पाएं। तो वही वो रटा एक पुराना उनका राग है विभाजन का। जहाँ धर्म है तो धर्म के नाम पे विभाजन करने की कोशिश करो, जब उस पर जोर ना चले तो फिर आप जाति पे आ जाइए। तो ये नैरेटिव 7-8 साल मैं कहूँगा उन्होंने चलाया भी बाखूबी, लेकिन अब लोग उससे पार पा चुके हैं, उससे ना सिर्फ ऊब चुके हैं बल्कि लोगों को पूरा खेल ये समझ में आ गया है। तो इसलिए वो कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप वो किसी तरह की और बात नहीं कर रहे, बातें सिर्फ यही हैं। कोई प्रशासन की, शासन की, अपने कार्यकाल की, अपनी उपलब्धियों का कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की राजनीति करके वो चाह रहे हैं कि कुछ उनका वोट जो है वो बना रहे या बढ़ सके। हालांकि उसकी संभावना तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं है, लेकिन अपना प्रयास कर रहे हैं वो इस नाते। लास्ट क्वेश्चन, ब्रजेंद्र जी, क्या प्रेडिक्शन है, कितनी सीटें? आप देखिए, अब मैं आपको जानता हूँ, आप सीधे खरी बात बोलने वाले आदमी हैं और सोच समझ के बात करते हैं, फिर भी एक रियलिस्टिक फिगर आपने क्या बना रखी है? फिगर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हेवी मेजॉरिटी है कांग्रेस की। वेव है आपको लगता है कांग्रेस? वेव है, पूरी तरह से है। और ये वेव सिर्फ देहात तक सीमित नहीं है। मेरी जानकारी ये है कि ये जिसको जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं, जिसको बीजेपी का किसी मायने में स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वहाँ पे भी बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। तो उससे तो मुझे ये लगता है कि जहाँ तक सीटों की गिनती की बात है, वो कितनी भी आ सकती हैं। कितनी भी आ सकती हैं। तो आप ब्रजेंद्र जी को सुना, ब्रजेंद्र जी हिसार सांसद थे, पिछली बार ब्रजेंद्र जी की मदर लड़ी थी उचाना में अगेंस्ट दुष्यंत, और दुष्यंत ने उनको हरा दिया था, और दुष्यंत के सामने ब्रजेंद्र जी हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है, तो देखते हैं ब्रजेंद्र जी को भी कोई बड़ा पद मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं कह सकते हैं। अभी हम उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे जो पार्टी का मैं अनुशासित कार्य करता हूँ, जो पार्टी में मैं बोलूंगा कि मैं एक समय पे एक ही कदम लेता हूँ। अभी एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ, पहले जीतूं, बाकी बातें बाद में आएंगी। वो सर वो ठीक है, घूम फिर के यही है कि मैं पहले चुनाव तो जीतने दीजिए, फिर आगे देखेंगे, मैं पार्टी तय करेगी, मैं क्या कहूँ, मैं तो पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं तो सारी बातें हम जानते हैं नेता क्या कहते हैं। बट ब्रजेंद्र सिंह इज अ नेम टू वॉच फॉर। पढ़े लिखे आदमी हैं और बीजेपी से घूम फिर के आए, तो बीजेपी की पॉलिटिक्स भी समझते हैं। ऑड मैन आउट कहते थे अपने आप को। देखते हैं कि दुष्यंत को ये इस बार हरा करके कांग्रेस जिता पाते हैं कि नहीं, और अपनी जो फैमिली, इनका फैमिली बैस्टन था, उसको भी वापस से हासिल कर पाते हैं या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है उचाना का। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।